चैप्टर 4 स्टेप 4 रिवैल्यू लेसन्स लर्न फ्रॉम ओसीडी। अब 4 स्टेप मेथड का चौथा और अंतिम स्टेप आता है। 1 रिलेबल, ये ओसीडी है। 2 रीएट्रीब्यूट, ये ओसीडी ब्रेन का फॉल्स मैसेज है। 3 रीफोकस, मैं दूसरा मीनिंगफुल काम करूंगा। 4 रिवैल्यू, इस थॉट अर्ज को मैं वह महत्व नहीं दूंगा जो ओसीडी चाहता है। रिवैल्यू असल में पहले 3 स्टेप्स की लगातार प्रैक्टिस से धीरे धीरे विकसित होने वाली समझ है। 1 रिवैल्यू का सरल अर्थ ओसीडी कोई थॉट देता है, शायद कुछ गलत हो गया, और आपका ब्रेन उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे इसका जवाब ढूंढना ही होगा। रिवैल्यू में आप इस इंपॉर्टेंस को कम करते हैं, यानी ये थॉट आया है लेकिन इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। ये ओसीडी का सिम्टम है, कोई मीनिंगफुल मैसेज नहीं। किताब के अनुसार जब व्यक्ति बार बार पहले 3 स्टेप्स का अभ्यास करता है तो उसे धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगता है कि ऑब्सेशंस और कंपल्शंस वास्तव में वर्थलेस डिस्ट्रैक्शंस हैं। 2 थॉट का मतलब मैं नहीं हूं। ओसीडी से परेशान व्यक्ति अक्सर सोच सकता है, मेरे दिमाग में इतना खराब थॉट क्यों आया, फिर शायद मैं खराब इंसान हूं, फिर मेरे अंदर कोई बुरी इच्छा छिपी हुई है। किताब कहती है कि यहां सबसे जरूरी डिस्टिंक्शन है, थॉट आपकी इच्छा के बावजूद आया है, आपकी इच्छा के कारण नहीं। यानी मेरे दिमाग में थॉट आया, मैं ये चाहता हूं। 3 रिलीजियस ओसीडी के संदर्भ में रिवैल्यू ये चैप्टर रिलीजियस ऑब्सेशंस पर विशेष रूप से चर्चा करता है। मान लो किसी धार्मिक व्यक्ति के दिमाग में कोई ब्लास्फेमस या डिसरिस्पेक्टफुल थॉट आ गया। ओसीडी कह सकता है, मैंने ऐसा सोचा, इसका मतलब मेरे अंदर भगवान के प्रति गलत भावना है। फिर गिल्ट, मैं पापी हूं। फिर कंपल्शन, बार बार प्रेयर, अपॉलजी, रीएश्योरेंस या मेंटल करेक्शन। रिवैल्यू कहता है, ये थॉट ओसीडी सिम्टम है, यह मेरी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी का प्रमाण नहीं है। किताब के अनुसार इस डिस्टिंक्शन को समझना सेल्फ लोडिंग को कम करने में महत्वपूर्ण है। 4 फेस वैल्यू पर मत लो चैप्टर की एक केंद्रीय बात है। ओसीडी सिम्टम को उसके फेस वैल्यू पर मत लो, यानी ओसीडी कहता है समथिंग इज रॉन्ग, आप ऑटोमैटिकली यह मत मानो। हाँ, समथिंग इज रॉन्ग, पहले देखो, क्या ये ओसीडी का फेमिलियर पैटर्न है? अगर है तो रिलेबल, रीएट्रीब्यूट, रीफोकस, रिवैल्यू। 5 रिवैल्यू केवल सोचना नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिवैल्यू का मतलब केवल बैठकर कहना, ये थॉट बेकार है, और फिर उसी थॉट को 20 मिनट एनालाइज करना नहीं है। वो खुद एक मेंटल कंपल्शन बन सकता है, रिवैल्यू का प्रैक्टिकल रूप है। ये ओसीडी है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं, अब मैं इसके साथ बहस नहीं करूंगा और अपने काम पर वापस जाऊंगा। 6 एक पूरा साइकिल देखो, मान लो थॉट आया, शायद मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया। रिलेबल, ये ओसीडी चेकिंग थॉट है। रीएट्रीब्यूट, ये ओसीडी का फॉल्स अलार्म है। रीफोकस, मैं घर से निकलकर अपना काम जारी रखूंगा। रिवैल्यू, इस डाउट को बार बार वेरीफाई करना जरूरी नहीं है, यानी थॉट को इंपॉर्टेंस की थ्रोन से नीचे उतारना। 7 रिवैल्यू का परिणाम किताब के अनुसार जैसे जैसे आप सिम्टम्स को सही रूप में पहचानते हैं, फेयर कंपल्सिव रिस्पॉन्स ओसीडी को इंपॉर्टेंस और रिलेबल, रीएट्रीब्यूट, रीफोकस आसान होने लगते हैं। यह एक पॉजिटिव साइकिल बन सकता है। प्रैक्टिस बेहतर रिस्पॉन्स, सिम्टम्स कम इंटेंस, ओसीडी को कम इंपॉर्टेंस, प्रैक्टिस और आसान। 8 पैसिव वेटिंग और एक्टिव रिवैल्यू में अंतर। किताब ट्रेडिशनल एक्सपोजर के एक तरीके से तुलना करती है जिसमें व्यक्ति केवल एंग्जाइटी आने के बाद बैठकर उसके कम होने का इंतजार करता है। किताब के 4 स्टेप्स में व्यक्ति एक्टिव रहता है, ये ओसीडी है। मैं इसे ओसीडी के रूप में समझ रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करूंगा। इस थॉट अर्ज को वो इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा जो ओसीडी मांग रहा है। इसलिए रिवैल्यू केवल वेट एंड सी नहीं है। 9 अन्ना की कहानी, रिलेशनशिप ओसीडी। अन्ना को अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड को लेकर लगातार डाउट्स और क्वेश्चंस आते थे। उसने किसे देखा, उसने क्या किया, क्या वो मुझे सच में चाहता है? वो आंसर्स खोजकर सर्टेनिटी हासिल करने की कोशिश करती थी, लेकिन जितना पूछती उतना ही नया डाउट पैदा होता।
उसकी रिकवरी में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि उसने इन थॉट्स को बहुत महत्वपूर्ण रिलेशनशिप क्वेश्चंस मानना कम किया और उन्हें ओसीडी थॉट्स के रूप में देखना शुरू किया। उसने ओसीडी को एक चालाक व्यक्ति की तरह इमेजिन करना भी हेल्पफुल पाया, जो उसे बार बार ट्रैप करने की कोशिश करता है। 10. अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस का ट्रैप। अन्ना के डाउट्स ऐसे थे जिनका 100% आंसर मिलना संभव नहीं था। जैसे, मैं कैसे 100% जान सकती हूं कि मेरा पार्टनर हमेशा फेथफुल रहेगा? ऐसे क्वेश्चंस का कोई अंतिम सर्टेनिटी आंसर नहीं है। इसलिए अगर व्यक्ति क्वेश्चन एनालिसिस आंसर नया डाउट फिर एनालिसिस करता रहे, तो ओसीडी का साइकिल चलता रहता है। रिवैल्यू कहता है, ये क्वेश्चन मुझे सर्टेनिटी देने के लिए नहीं आया। ये ओसीडी का ट्रैप हो सकता है। फिर आगे बढ़ना है। 11. द 2 A's, एंटिसिपेट और एक्सेप्ट। चैप्टर यहां 2 महत्वपूर्ण सबस्टेप्स को फिर सामने लाता है। एंटिसिपेट, पहले से एक्सपेक्ट करो कि ओसीडी थॉट्स आएंगे। अगर आपको पता है, मुझे दिन में कई बार यह थॉट आ सकता है, तो थॉट आने पर शॉक कम होता है। आप तुरंत, अरे, फिर से वही ओसीडी कहकर रिलेबल कर सकते हैं। एक्सेप्ट का मतलब यह नहीं, मुझे ओसीडी पसंद है, बल्कि ये थॉट अभी मौजूद है और मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी मैं इसे मौजूद रहने दे सकता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये थॉट मेरे अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। किताब इसी डिस्टिंक्शन को एम्फसाइज करती है। 12. अगर मैंने ऐसा कर दिया तो हम ओसीडी जैसे केसेस में व्यक्ति पूछ सकता है, मुझे कैसे पता कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा? ओसीडी सर्टेनिटी मांगता है। किताब के फ्रेमवर्क में जवाब है, ये ओसीडी थॉट है, मेरी इच्छा नहीं, मुझे वास्तव में ऐसा नहीं करना है। इसके बाद बार बार प्रूफ ढूंढना नहीं है। किताब के अनुसार ऑब्सेसिव थॉट आपकी विल को अपने आप कंट्रोल नहीं कर देता। 13. यह आसान कहना है, करना कठिन लेखक खुद स्वीकार करते हैं। इट्स ईजी टू से, हार्ड टू डू। ओसीडी के दौरान व्यक्ति को सच में लगता है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए किताब छोटे स्टेप्स की बात करती है। एक साथ पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे अधिक। हर छोटी जीत को प्रोग्रेस माना जाता है। 14. सेल्फ सपोर्टिव स्टेटमेंट्स। चैप्टर के अंतिम हिस्से में एक बहुत प्रैक्टिकल बात आती है। अपनी छोटी सक्सेसेस को छोटा मत समझो। अगर आपने 20 बार चेक करने की बजाय 19 बार किया, तो केवल यह मत देखो, मुझसे अभी भी 19 बार हुआ, ये भी देखो, मैंने एक बार रेजिस्ट किया। अगर आपने कंपल्सिव अर्ज को केवल 1 मिनट डिले किया, वह भी अचीवमेंट है। किताब का प्रिंसिपल, ओसीडी को नीचे रिवैल्यू करो और अपनी प्रोग्रेस को ऊपर रिवैल्यू करो। 15. बेंजामिन की कहानी, परफेक्शन और ऑर्डर। बेंजामिन को चीजें परफेक्टली ऑर्डर चाहिए थी। कार वॉशिंग में कई घंटे, गराज परफेक्ट, फाइल्स परफेक्ट, क्लोजेट्स परफेक्ट, छोटी डिसऑर्डर भी बहुत डिस्टर्बिंग। उसकी ओसीडी ने प्रोडक्टिविटी इतनी कम कर दी कि ग्रेजुएट स्कूल में फुल कोर्स लोड तक लेना मुश्किल हो गया। 4 स्टेप्स के दौरान उसने छोटे छोटे इम्परफेक्शंस टॉलरेट करने शुरू किए। उदाहरण, ड्रॉअर थोड़ा खुला रहना या पेपर्स थोड़े एस्क्यू होना। उसके लिए ये छोटी चीजें बहुत बड़ी विक्टरीज थीं। धीरे धीरे उसकी लाइफ की वैल्यू भी बदली। पहले, परफेक्ट एनवायरनमेंट इक्वल्स सबसे महत्वपूर्ण, बाद में रिलेशनशिप्स, पीपल, स्पॉन्टेनिटी, मीनिंगफुल लाइफ इक्वल्स ज्यादा महत्वपूर्ण। 16. ओसीडी से मिलने वाला सबसे बड़ा नुकसान, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चैप्टर एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंपल्शन में बिताया हुआ समय केवल वेस्टेड टाइम नहीं है। उस समय में आप परिवार के साथ रह सकते थे, काम कर सकते थे, पढ़ सकते थे, आराम कर सकते थे, दोस्त से बात कर सकते थे, कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी कर सकते थे। जोश ने इसी बात को समझा कि कंपल्शंस उसकी जिंदगी की दूसरी अपॉर्चुनिटीज छीन रहे थे। इसलिए सवाल, अगर मैं ये कंपल्शन नहीं करूंगा तो मुझे क्या खोना पड़ेगा? की जगह कभी कभी यह पूछना ज्यादा उपयोगी है, अगर मैं ये कंपल्शन करता रहूंगा तो मैं अपनी जिंदगी में क्या खो रहा हूं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 17. करे की कहानी, होर्डिंग। करे ने कंपल्सिव होर्डिंग में वर्षों खर्च किए। जब ओसीडी कम हुआ तो उसे एक अजीब अनुभव हुआ, उसके पास अचानक बहुत समय बच गया।
पहले वो घर की चीजों को मैनेज करने, रीअरेंज करने और नए सामान को जमा करने में घंटों लगाती थी। अब वो समय वापस मिला। उसे समझ आया, वस्तुएं दोबारा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। ये रिवैल्यू का बहुत गहरा रूप है। ओसीडी की वैल्यू लाइफ की वैल्यू 18। रिवैल्यू केवल ओसीडी को छोटा करना नहीं है। ये चैप्टर के सबसे सुंदर आइडियाज में से एक है। पहले, ओसीडी की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी, फिर ओसीडी की इंपॉर्टेंस छोटी, और साथ ही जीवन की इंपॉर्टेंस बड़ी, यानी रिवैल्यू आखिरकार यह पूछने लगता है, मैं अपना समय और जीवन किस चीज को देना चाहता हूं? 19। ओसीडी के साथ अपनी पहचान बदलना। लारा कहती है कि ओसीडी से संघर्ष ने उसे अधिक सेंसिटिव और कंपैशनेट बनाया। किताब यहां यह नहीं कह रही कि ओसीडी अच्छी चीज है, बल्कि ये दिखाती है कि व्यक्ति अपनी बीमारी से सीख लेकर अपने जीवन के दूसरे वैल्यूज को मजबूत कर सकता है। 20। रिकवरी के बाद खालीपन। यह एक इंटरेस्टिंग हिस्सा है। जेरेमी ने बताया कि जब ओसीडी उसकी जिंदगी से काफी कम हुआ, तो उसे कुछ समय के लिए एम्प्टीनेस महसूस हुई। क्यों? क्योंकि वर्षों तक ओसीडी ही उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा था। अब जब ओसीडी कम हुआ, अब मैं करूं क्या? धीरे धीरे उसने उस खाली जगह को पॉजिटिव एक्शंस, नॉर्मल एक्टिविटीज, मीनिंगफुल लाइफ से भरना शुरू किया। इसका मतलब ओसीडी से फ्रीडम केवल कंपल्शंस छोड़ना नहीं है, उसके बाद अपनी जिंदगी को नई चीजों से भरना भी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 21। जिल। छोटी विक्टरीज का महत्व। जिल ने कंटामिनेशन फेयर्स के कारण वर्षों तक बहुत कुछ अवॉइड किया, लेकिन धीरे धीरे उसने डेथ, कंटामिनेशन और अनसर्टेनिटी को फेस करना सीखा। एक समय उसकी मां की मृत्यु के दौरान भी उसे कंटामिनेशन का डर आया, फिर भी उसने अपने कपड़े फेंके नहीं और ओसीडी के आदेश के अनुसार पूरा रिचुअल नहीं किया। यह दिखाता है कि रिकवरी का मतलब अब मुझे डर नहीं लगता नहीं, बल्कि डर है, लेकिन मैं ओसीडी को अपनी जिंदगी डिक्टेट नहीं करने देता। 22। ओसीडी को एक्सक्यूज मत बनाओ। चैप्टर में बाबरा और जिल जैसे एग्जाम्पल्स से एक कठिन बात भी कही गई है। कभी कभी व्यक्ति ओसीडी के कारण वास्तविक लिमिटेशंस का सामना करता है, लेकिन कभी कभी ओसीडी धीरे धीरे एक एक्सक्यूज भी बन सकता है। मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ओसीडी है। रिवैल्यू का उद्देश्य बीमारी को डिनाई करना नहीं है, बल्कि जहां ओसीडी सच में बाधा है, वहां ट्रीटमेंट करो। जहां चॉइस की गुंजाइश है, वहां ओसीडी को ऑटोमैटिक एक्सक्यूज मत बनने दो। 23। अंतिम स्तर, एक्टिव रिवैल्यूइंग। चैप्टर में डोमिंगो का एग्जाम्पल आता है। उसके लिए 4 स्टेप्स इतने फेमिलियर हो गए कि हर बार लंबी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं रहती थी। वो इंट्रूसिव थॉट आते ही इंटरनली डिसाइड कर सकता था, मैं ये कंपल्शन नहीं करूंगा, और फिर अपने काम पर चला जाता था। किताब इसे एक्टिव रिवैल्यूइंग कहती है, यानी ओसीडी को पहले ही वर्थलेस ओसीडी नॉइस के रूप में वैल्यू डाउन कर देना और फिर आगे बढ़ जाना। 24। 4 स्टेप्स धीरे धीरे ऑटोमैटिक हो जाते हैं। शुरुआत, थॉट, रिलेबल, रीएट्रीब्यूट, रीफोकस, रिवैल्यू। बाद में थॉट, ओसीडी, नॉट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ो। और लंबे अभ्यास के बाद कभी कभी थॉट, सीधे दूसरा, मीनिंगफुल बिहेवियर। किताब इसे 4 स्टेप मेथड का अल्टीमेट गोल बताती है। 4 स्टेप्स का पूरा अर्थ। अब चारों स्टेप्स को एक साथ देखो। 1. रिलेबल, ये ओसीडी है। 2. REATTRIBUTE, ये ओसीडी, ब्रेन का फॉल्स मैसेज है। 3. रीफोकस, मैं इसके कहने पर एक्शन नहीं करूंगा, मैं दूसरा काम करूंगा। 4. रिवैल्यू, ये थॉट, अर्ज महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इसे अपनी जिंदगी का निर्णयकर्ता नहीं बनाऊंगा। साथ में एंटिसिपेट, मुझे पता है ओसीडी फिर आएगा। एक्सेप्ट, ये थॉट मौजूद हो सकता है, मुझे इसे पसंद करना जरूरी नहीं। चैप्टर 4 की सबसे गहरी सीख, रिवैल्यू का अंतिम उद्देश्य सिर्फ ओसीडी को कम करना नहीं है। ओसीडी की वैल्यू कम करना और जीवन की वैल्यू बढ़ाना। पहले, ओसीडी कह रहा है इसलिए मुझे करना ही होगा। बाद में, ये ओसीडी है, इसका मतलब कुछ नहीं, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। और अंततः मेरी जिंदगी ओसीडी से बड़ी है। किताब के अनुसार यही वो पॉइंट है जहां व्यक्ति केवल सिम्टम्स से लड़ना नहीं सीखता,
बल्कि अपने समय, रिलेशनशिप्स, काम, वैल्यूज और जीवन की दिशा को फिर से महत्व देना शुरू करता है। चैप्टर 4 के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव पार्ट आई, द 4 स्टेप्स यही समाप्त होता है। अब किताब पार्ट 2, अप्लाइंग द 4 स्टेप्स टू योर लाइफ में प्रवेश करती है। अगला है चैप्टर 5, द 4 स्टेप्स इन पर्सनल फ्रीडम। इसमें किताब 4 स्टेप्स को रोजमर्रा की जिंदगी और पर्सनल फ्रीडम से जोड़ती है, यानी ओसीडी से केवल सिम्टम्स कम करना नहीं, बल्कि अपने जीवन की डायरेक्शन दोबारा अपने हाथ में लेना।